अगर तुम इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनने आए हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि जो कुछ तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। ये तुम्हें सच दिखाने के लिए है, वो सच जिसे दिमाग अक्सर दबा देता है। हम में से ज्यादातर लोग कुछ सवाल बार बार सर्च करते हैं। मेरे दिमाग में ये आवाजें क्यों आती हैं? मैं खुद को ही क्यों नुकसान पहुंचाता हूं? डार्क थॉट्स नॉर्मल हैं या मैं ही गलत हूं? यूट्यूब पर सब बोलते हैं शैडो सेल्फ, पर वो असल में है क्या? अजीब बात यह है कि इन सवालों के जवाब हर जगह ढूंढे जाते हैं, लेकिन जिस जगह से ये सवाल पैदा हुए वहां शायद ही कोई जाता है। ये ऑडियो बुक उसी जगह की है। जिस किताब पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द रेड बुक। इसे सेल्फ हेल्प मत समझना, इसे मोटिवेशन मत समझना। ये किसी ऑडियंस के लिए लिखी ही नहीं गई थी। इस किताब को लिखा था कार्ल गुस्ताव यूंग ने, वही यूंग जिसका नाम आज साइकोलॉजी में अथॉरिटी माना जाता है। लेकिन इस किताब में यूंग टीचर नहीं है, यहाँ वो खुद अपने दिमाग के सामने बैठा एक इंसान है। ये किताब यूंग ने तब लिखी जब उसका अपना ईगो टूट रहा था, जब उसका अनकॉन्शियस बोलने लगा था। और यूंग ने हम में से ज्यादातर लोगों की तरह उस आवाज को दबाया नहीं, उसने उसे सुना। द रेड बुक को दशकों तक छुपा कर रखा गया। यूंग की मौत के बाद बहुत देर से इसे पब्लिक किया गया, क्योंकि ये किताब सवालों के जवाब नहीं देती, ये सवाल और गहरे कर देती है। और शायद यही वजह है कि यूट्यूब पर इस पर लगभग कोई ऑडियो बुक नहीं मिलती, क्योंकि इसे पढ़ना आसान नहीं है और इसे सुनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इस ऑडियो बुक को 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर चैप्टर तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां आम कंटेंट कभी नहीं जाता। हम यहां यूंग को भगवान नहीं बनाएंगे, हम यहां हर सिंबल को सिंपल भी नहीं बनाएंगे, और हम ये भी प्रॉमिस नहीं करेंगे कि अंत में सब क्लियर हो जाएगा। बस एक बात साफ है, अगर तुम आखिरी चैप्टर तक पहुंचे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। अब सवाल ये नहीं है कि तुम रेडी हो या नहीं, सवाल यह है क्या तुम खुद से सच सुनने की हिम्मत रखते हो? अगर रखते हो तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रेड बुक। नाम, समय और वह सच जो छुपा रहा। जब कोई पहली बार रेड बुक का नाम सुनता है तो आमतौर पर वह यही मान लेता है कि यह भी किसी दूसरी मनोविज्ञान की किताब जैसी ही होगी। एक लेखक होगा, कुछ सिद्धांत होंगे और अंत में कुछ निष्कर्ष दिए गए होंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। रेड बुक किसी सिद्धांत को समझाने के लिए नहीं लिखी गई थी, ये किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, और न ही इसे पढ़ने वाले को सही या गलत साबित करने के लिए बनाया गया था। इस पुस्तक का मूल नाम है लिबर नोविस, जिसका अर्थ होता है नई पुस्तक। लेकिन दुनिया इसे इस नाम से नहीं जानती, दुनिया इसे जानती है रेड बुक के नाम से। अब सवाल उठता है, आखिर इसे रेड बुक ही क्यों कहा गया? सामान्य उत्तर यही दिया जाता है कि इसका कवर लाल रंग का था। ये बात सही है, लेकिन अधूरी है। लाल रंग सिर्फ एक रंग नहीं होता, लाल रंग चेतावनी होता है, लाल रंग सीमा रेखा होता है, लाल रंग उस जगह का संकेत होता है जहां आम आदमी को जाने से रोका जाता है। और यह पुस्तक भी ठीक वैसी ही थी। ये पुस्तक उस मानसिक क्षेत्र से आई थी जहां जाने की अनुमति बहुत कम लोग खुद को देते हैं, और जो चले भी जाते हैं वे वहां रुक नहीं पाते। इस पुस्तक को लिखा था कार्ल गुस्ताव यूंग ने। आज यूंग का नाम मनोविज्ञान की दुनिया में सम्मान और अधिकार के साथ लिया जाता है। अवचेतन मन, सामूहिक अवचेतन, आदिम प्रतीक, छाया व्यक्तित्व, ये सभी विचार आज जितने सामान्य लगते हैं एक समय में उतने ही असहज और डरावने माने जाते थे। लेकिन रेड बुक उस यूंग की कहानी नहीं है जिसे दुनिया जानती है। ये पुस्तक उस यूंग को दिखाती है जो स्वयं अपने भीतर टूट रहा था, जो अपने विचारों से डर रहा था, जो यह नहीं जानता था कि उसके मन में उठ रही छवियां उसे पागलपन की ओर ले जा रही हैं या किसी गहरे सत्य की ओर। 1913 के आसपास यूंग के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसका सिगमंड फ्रॉयड से मतभेद हो चुका था। जिस पहचान पर वह अब तक खड़ा था वह हिलने लगी थी, और इसी समय उसके भीतर कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे वह स्वयं भी स्पष्ट शब्दों में समझा नहीं सकता था। उसके मन में चित्र उभरने लगे, अजीब प्रतीक दिखाई देने लगे, भीतर से आवाजें आने लगी, सपनों की सीमाएं टूटने लगी। आम व्यक्ति ऐसे अनुभवों को दबा देता है, डर कर उन्हें अनदेखा कर देता है, या फिर स्वयं को व्यस्त रखकर उनसे भागने की कोशिश करता है। यूंग ने ऐसा नहीं किया। उसने तय किया कि यदि उसका मन कुछ दिखा रहा है तो वह उससे नजर नहीं चुराएगा, यदि कुछ बोल रहा है तो वह उसे सुनने की हिम्मत करेगा। और इसी प्रक्रिया को उसने लिखना शुरू किया। रेड बुक किसी उपदेश की किताब नहीं है, यह किसी को सिखाने के लिए नहीं लिखी गई। यह एक व्यक्ति का अपने ही अवचेतन मन के साथ किया गया संवाद है। एक ऐसा संवाद जिसमें कोई दर्शक नहीं था, कोई पाठक नहीं था और कोई प्रशंसा पाने की इच्छा नहीं थी। यही कारण है कि इस पुस्तक को पढ़ना आसान नहीं लगता। ये सीधी रेखा में नहीं चलती, ये प्रश्न पूछती है, फिर उत्तर देने से पहले ही एक और प्रश्न खड़ा कर देती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है।
यदि यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी तो इसे दुनिया के सामने आने में इतना समय क्यों लगा? रेड बुक यूंग के जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हुई। यह उसकी मेज की दराज में बंद रही, उसके निजी जीवन का हिस्सा बनी रही। यूंग की मृत्यु के बाद भी इसके प्रकाशन में दशकों का समय लगा। लगभग 2009 के आसपास दुनिया ने पहली बार इस पुस्तक को पूरी तरह देखा। सोचिए, जिस व्यक्ति के विचारों पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, वो अपनी सबसे निजी पुस्तक को दुनिया से छुपा कर रखता है। इसका अर्थ साफ है, यूंग जानता था कि हर मन इस पुस्तक को सहन नहीं कर पाएगा। आज जब लोग इंटरनेट पर खोज करते हैं तो वे सीधे रीड बुक नहीं लिखते। वे लिखते हैं, मन की आवाजें क्यों आती हैं, अंधेरे विचार सामान्य हैं या नहीं, मैं स्वयं को नुकसान क्यों पहुंचाता हूं, छाया व्यक्तित्व क्या होता है, अवचेतन मन कैसे काम करता है। इन प्रश्नों के उत्तर अक्सर सतही होते हैं। कुछ सकारात्मक वाक्य, कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां और थोड़ी देर के लिए मन को शांति। रेड बुक उन उत्तरों के नीचे छुपे कारणों तक जाती है। ये पुस्तक यह नहीं कहती कि तुम्हें अच्छा महसूस करना चाहिए, ये दिखाती है कि तुम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हो। इसी कारण ये पुस्तक कभी भी जनसामान्य के लिए नहीं बनी, और शायद इसी कारण इस पर बहुत कम लोग बोलने की हिम्मत करते हैं। इस श्रृंखला में हम इस पुस्तक की नकल नहीं कर रहे, हम इसके शब्दों को दोहरा नहीं रहे, हम उस मानसिक यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यूंग स्वयं गुजरा। आने वाले अध्यायों में हम प्रतीकों की बात करेंगे, छाया व्यक्तित्व को समझेंगे और ये देखेंगे कि अहंकार और अवचेतन मन के बीच संघर्ष कैसे जन्म लेता है। लेकिन इससे पहले यह समझना आवश्यक था कि यह पुस्तक क्या है, किस परिस्थिति में लिखी गई और क्यों इसे साधारण किताबों की तरह नहीं देखा जा सकता। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह स्पष्ट है कि तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम सोच रहे हो। और यदि तुम इस यात्रा को आगे भी जारी रखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और यदि तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले अध्याय में यह यात्रा और गहरी होने वाली है। चैप्टर 2, अंदर की आवाजें। पागलपन या अवचेतन का संवाद। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अकेला होता है, चारों ओर शांति होती है और तभी उसके भीतर कुछ बोलने लगता है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, न कोई सामने खड़ा होता है, न कोई दिखाई देता है। फिर भी यह आवाज साफ सुनाई देती है। कभी यह सवाल पूछती है, कभी आलोचना करती है, कभी डराती है और कभी ऐसे सच सामने रख देती है जिन्हें सुनने की हिम्मत इंसान दिन के उजाले में नहीं कर पाता। ज्यादातर लोग इस आवाज को तुरंत दबाने की कोशिश करते हैं। कोई खुद को काम में झोंक देता है, कोई मोबाइल उठा लेता है, कोई संगीत चला देता है और कोई खुद को यह समझाने लगता है कि यह सब बेकार की सोच है। लेकिन आवाज फिर भी कहीं न कहीं बनी रहती है, बस और गहरी हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां से डर शुरू होता है। समाज ने हमें सिखाया है कि जो इंसान अपने आप से बात करता है, जो भीतर की आवाजों को सुनता है, वह असामान्य है। कई बार तो उसे पागल कह दिया जाता है। लेकिन क्या सच में अंदर की आवाजें पागलपन का संकेत होती हैं या फिर यह हमारे अवचेतन मन का संवाद है जिसे हम समझना नहीं चाहते? यही प्रश्न कार्ल गुस्ताव यूंग के जीवन में भी उठा था और यही प्रश्न रेड बुक की आत्मा है। यूंग के साथ जो घटित हो रहा था वह सामान्य अनुभवों से अलग था, लेकिन पूरी तरह अस्वाभाविक भी नहीं था। उसके भीतर चित्र उभरते थे, कथाएं बनती थी, प्रतीक प्रकट होते थे और अलग अलग स्वर उससे संवाद करते थे। आज की भाषा में कहें तो उसका मन स्वयं से बात कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि यूंग ने इस अनुभव से भागने के बजाय उसका सामना किया। उसने यह मान लिया कि यदि उसके भीतर कुछ बोल रहा है तो वो सुनेगा। वो ये तय करने में जल्दबाजी नहीं करेगा कि यह पागलपन है या ज्ञान। वह पहले उसे समझेगा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। भीतर की आवाजें हमेशा शब्दों में नहीं आती। कभी यह भावनाओं के रूप में आती हैं, कभी अचानक डर के रूप में, कभी गुस्से के रूप में और कभी ऐसी बेचैनी के रूप में जिसका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। अवचेतन मन भाषा नहीं बोलता, वह संकेत देता है। वो चित्रों में बात करता है, अनुभवों में बात करता है और सपनों में बात करता है। जब ये संकेत बहुत ज्यादा दबा दिए जाते हैं तब वे आवाज का रूप ले लेते हैं। यूंग का मानना था कि जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन की आवाज को पूरी तरह अनसुना करता है वो धीरे धीरे अपने ही भीतर से कटने लगता है। वो बाहर से जितना सामान्य दिखता है, भीतर से उतना ही खोखला होता जाता है। उसके निर्णय सतही हो जाते हैं, उसके रिश्ते यांत्रिक हो जाते हैं और उसका जीवन केवल प्रतिक्रियाओं का सिलसिला बन जाता है। वो जीता नहीं, बस चलता रहता है। यही कारण है कि रेड बुक में आने वाली आवाजें किसी बीमारी का वर्णन नहीं है। वे एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वे उस संघर्ष का परिणाम है जो चेतन और अवचेतन मन के बीच चलता है। चेतन मन व्यवस्था चाहता है, नियम चाहता है, नियंत्रण चाहता है। अवचेतन मन को इनसे कोई मतलब नहीं। वो सत्य चाहता है, चाहे वो कितना ही असुविधाजनक क्यों न हो। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनता है तो उसे डर लगना स्वाभाविक है। उसे लगता है कि उसका नियंत्रण टूट रहा है। लेकिन यूंग ने इसी डर को समझने की कोशिश की। उसने स्वयं से यह प्रश्न पूछा कि यदि यह आवाज मेरी नहीं है तो फिर किसकी है?
और यदि यह मेरी ही है तो मैं इससे भाग क्यों रहा हूं? रेड बुक में यूंग कई बार स्वयं से बात करता हुआ दिखाई देता है। वो प्रश्न पूछता है, उत्तर सुनता है, फिर उन उत्तरों से असहमत होता है और फिर और गहरे उतर जाता है। ये प्रक्रिया बाहर से देखने पर अजीब लग सकती है, लेकिन भीतर से यह पूरी तरह मानवीय है। हर इंसान अपने भीतर कई स्तरों पर सोचता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग उस बहुस्तरीय संवाद को स्वीकार नहीं करते। समस्या तब शुरू होती है जब समाज इस आंतरिक संवाद को खतरनाक घोषित कर देता है। हमें सिखाया जाता है कि भीतर उठने वाले सवालों को तुरंत दबा देना चाहिए। हमें बताया जाता है कि शांति का अर्थ है भीतर कोई आवाज न होना, जबकि वास्तविकता यह है कि सच्ची शांति भीतर की आवाज को समझने से आती है, न कि उसे मार देने से। यूंग ये स्पष्ट करता है कि अवचेतन की आवाज को सुनने का अर्थ यह नहीं है कि हर बात को सच मान लिया जाए। यह कोई आदेश नहीं है जिसे बिना सोचे मान लिया जाए। यह एक संवाद है। जैसे दो बुद्धिमान व्यक्तियों के बीच संवाद होता है, वैसे ही चेतन और अवचेतन के बीच भी संवाद होना चाहिए। समस्या यह है कि हम एक पक्ष को पूरी तरह चुप करा देते हैं। रेड बुक में आने वाली आवाजें कई बार कठोर हैं। वे यूंग की आलोचना करती हैं। वे उसके अहंकार को तोड़ती हैं। वे उसे ये दिखाती हैं कि वह अपने बारे में कितना झूठ बोल रहा है। यही कारण है कि यह पुस्तक आरामदायक नहीं है। ये भीतर बैठे उस हिस्से को जगा देती है जिसे हम रोज दबाते हैं। आज के समय में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे भीतर से आवाजें आती हैं, तो तुरंत उसे डराया जाता है। उसे कहा जाता है कि यह गलत है, यह असामान्य है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि वह आवाज क्या कह रही है। कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि वह आवाज किस अनुभव से पैदा हुई है। यूंग का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। वह पहले सुनता था, फिर समझता था और फिर निर्णय लेता था। यहां यह समझना भी जरूरी है कि हर भीतर की आवाज ज्ञान नहीं होती। कुछ आवाजें भय से आती हैं, कुछ अधूरे अनुभवों से और कुछ दबे हुए आघात से। लेकिन उन्हें पहचानने का एक ही तरीका है, उन्हें सुनना। जो व्यक्ति सुनने से ही इनकार कर देता है, वो कभी पहचान नहीं पाता कि कौन सी आवाज किस स्तर से आ रही है। रेड बुक का यह भाग हमें यह सिखाता है कि पागलपन और अवचेतन संवाद के बीच की रेखा बहुत पतली है। फर्क इस बात से पड़ता है कि व्यक्ति उस अनुभव को कैसे संभालता है। यदि वह डर कर भागता है तो वह टूट सकता है। यदि वह बिना विवेक के सब कुछ मान लेता है तो वह भ्रम में फंस सकता है। लेकिन यदि वह धैर्य, ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण के साथ आगे बढ़ता है तो वही अनुभव उसे गहराई देता है। यूंग ने इस यात्रा को अकेले तय किया। उसने इसे किसी सिद्धांत का रूप देने से पहले स्वयं पर लागू किया। उसने स्वयं को यह अनुमति दी कि वह असहज महसूस कर सकता है, भ्रमित हो सकता है और फिर भी आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि रेड बुक केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह समझने की चीज है। इस अध्याय का उद्देश्य यह साबित करना नहीं है कि भीतर की आवाजें सही हैं या गलत। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि उन्हें पूरी तरह नकार देना भी उतना ही खतरनाक है जितना उन्हें आंख बंद कर मान लेना। अवचेतन मन कोई दुश्मन नहीं है। वो केवल वह हिस्सा है जिसे हमने समय पर सुनना बंद कर दिया। जब भीतर की आवाजें उभरती हैं तो वे हमें डराने नहीं आती, वे हमें जगाने आती हैं। वे ये बताने आती हैं कि कहीं न कहीं हमने स्वयं से समझौता किया है, और जब तक हम उस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक शांति बाहर ढूंढते रहेंगे। यह अध्याय हमें यहीं तक लाकर छोड़ता है। ये स्पष्ट करता है कि रेड बुक में आने वाली आवाजें पागलपन का प्रमाण नहीं है, बल्कि उस गहरे संवाद का संकेत हैं जो हर इंसान के भीतर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूंग ने उसे सुना और हम अक्सर उसे दबा देते हैं। यही इस अध्याय का सार है। अंदर की आवाजें डरावनी इसलिए लगती हैं क्योंकि वे सच बोलती हैं, और सच हमेशा सहज नहीं होता। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, इस समझ के साथ कि अवचेतन से संवाद कोई खतरा नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 3 छाया व्यक्तित्व, जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी बनाकर जीता है। ये कहानी वह खुद को सुनाता है और दूसरों को भी दिखाता है। इस कहानी में वह खुद को समझदार मानता है, सही मानता है, नैतिक मानता है और अक्सर पीड़ित भी मानता है। उसे लगता है कि वह जैसा दिखता है वैसा ही है। लेकिन यह कहानी पूरी नहीं होती। इसके पीछे एक और परत होती है जो दिखाई नहीं देती, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता और जिसे अक्सर जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही परत छाया व्यक्तित्व कहलाती है। छाया व्यक्तित्व कोई अलग इंसान नहीं है। यह कोई राक्षस या दानव नहीं है, जैसा कि कई लोग समझ लेते हैं। यह वही हिस्सा है जिसे हमने समय के साथ दबा दिया। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। धीरे धीरे हम उन गुणों को अपनाते जाते हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, और उन गुणों को छुपाने लगते हैं जिन्हें गलत कहा जाता है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, घमंड, स्वार्थ, डर, कमजोरी और असुरक्षा, ये सब हमारे भीतर होते हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि इन्हें दिखाना ठीक नहीं है।
इसलिए हम इन्हें मिटाते नहीं, बस अंधेरे में धकेल देते हैं। यहीं से छाया बनती है। छाया व्यक्तित्व उन सभी भावनाओं और इच्छाओं का संग्रह है जिन्हें हमने अपने व्यक्तित्व से बाहर कर दिया है। लेकिन बाहर कर देने का अर्थ समाप्त कर देना नहीं होता। जो दबाया जाता है वो भीतर ही रहता है, बस दिखाई नहीं देता। वो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को दिशा देता है और हमारे रिश्तों में दरारें डालता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम यह मानने से इनकार कर देते हैं कि यह सब हमारे भीतर से आ रहा है। कार्ल युंग ने छाया को एक दुश्मन की तरह नहीं देखा। उसके लिए छाया एक सच्चाई थी। वो यह मानता था कि जब तक इंसान अपनी छाया को पहचानता नहीं, तब तक वो स्वयं को समझ ही नहीं सकता। जो व्यक्ति खुद को केवल अच्छा मानता है वह अधूरा है, और जो व्यक्ति अपनी बुराई से भागता है वह कमजोर होता है। छाया व्यक्तित्व अक्सर हमें दूसरों में दिखाई देता है। हम जिन लोगों से बिना कारण चिढ़ जाते हैं, जिनके व्यवहार से हमें गुस्सा आता है, जिनकी बातें हमें असहज कर देती हैं, अक्सर वही बातें हमारी अपनी छाया से जुड़ी होती हैं। जो हम खुद में स्वीकार नहीं कर पाते, वही हमें दूसरों में असहनीय लगने लगता है। यह एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो खुद को बहुत शांत और समझदार मानता है, वह अक्सर गुस्सैल लोगों से नफरत करता है। उसे लगता है कि ऐसे लोग गलत हैं, असहनीय हैं। लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसका अपना दबा हुआ गुस्सा मौजूद होता है, जिसे उसने कभी व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी। जब वो गुस्सा दूसरों में दिखाई देता है, तो उसकी छाया जाग जाती है। रेड बुक में युंग इस प्रक्रिया को केवल समझाता नहीं, बल्कि जीता है। वह अपनी छाया से भागता नहीं, वो उसे सुनता है, वो उसके साथ संवाद करता है। कई बार उसकी छाया उससे कठोर बातें करती है, उसे नीचा दिखाती है, उसके भ्रम तोड़ती है। यह अनुभव सुखद नहीं होता, लेकिन युंग जानता था कि बिना इस टकराव के कोई भी विकास संभव नहीं है। समस्या यह है कि आधुनिक जीवन हमें छाया से और दूर ले जाता है। हम हर समय व्यस्त रहते हैं। मोबाइल, काम, मनोरंजन, शोर, ये सब छाया को दबाए रखने के उपकरण बन जाते हैं। जैसे ही शांति आती है, छाया बोलने लगती है, और जैसे ही वह बोलती है, हम फिर से भागने लगते हैं। छाया को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत अक्सर रिश्तों के रूप में सामने आती है। हम अचानक फट पड़ते हैं, बिना वजह गुस्सा करते हैं, या फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हम कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच ये होता है कि हमारी छाया बहुत समय से दरवाजा खटखटा रही थी और हमने उसे अनसुना किया। युंग ये भी स्पष्ट करता है कि छाया हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कई बार हमारी रचनात्मकता, हमारी ताकत और हमारी स्वतंत्र सोच भी छाया में छुपी होती है। बचपन में अगर हमें सिखाया गया कि ज्यादा बोलना गलत है, तो हमारी अभिव्यक्ति दब जाती है। अगर हमें बताया गया कि सवाल पूछना बदतमीजी है, तो हमारी जिज्ञासा छाया में चली जाती है। समय के साथ हम यह मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, जबकि सच ये होता है कि हमने अपने कई हिस्सों को कभी जीने ही नहीं दिया। छाया का सामना करना आसान नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी हर नकारात्मक इच्छा को पूरा करें। इसका अर्थ है उन्हें पहचानना, ये स्वीकार करना कि हमारे भीतर भी वही सब है जो हम दूसरों में देखते हैं। जब ये स्वीकार होता है, तब इंसान अधिक जिम्मेदार बनता है, कम नहीं, क्योंकि अब वो अपने अंधेरे के लिए दूसरों को दोष नहीं देता। रेड बुक का ये भाग हमें ये सिखाता है कि जब तक हम खुद को पूरी तरह अच्छा मानते रहेंगे, तब तक हम अपनी बुराई को अनजाने में दूसरों पर थोपते रहेंगे। और जब तक हम अपनी छाया को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसके द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे। छाया को देखना साहस का काम है। इसमें आत्मदया नहीं होती, इसमें बहाने नहीं होते, इसमें केवल ईमानदारी होती है। युंग ने इस ईमानदारी को अपनाया और इसी कारण उसकी यात्रा इतनी गहरी और असहज बनी। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि छाया कोई शत्रु नहीं है। वो हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो ध्यान चाहता है, समझ चाहता है और स्वीकार चाहता है। उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे पहचाना जा सकता है। और जब वो पहचानी जाती है, तब वो धीरे धीरे अपनी विनाशकारी शक्ति खो देती है। छाया से भागना आसान है, समाज भी यही सिखाता है, लेकिन छाया से मिलना कठिन है। इसके लिए अकेले बैठना पड़ता है, अपने विचारों को सुनना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को देखना पड़ता है, और सबसे कठिन ये स्वीकार करना पड़ता है कि हम उतने सरल नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। इस अध्याय के अंत में कोई समाधान नहीं दिया गया है, कोई आसान तरीका नहीं बताया गया है, क्योंकि छाया को समझने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है और धैर्य मांगती है। बस इतना स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपनी छाया से आंख चुराता है, वो स्वयं से भी दूर होता जाता है, और जो व्यक्ति एक बार भी ईमानदारी से अपनी छाया को देख लेता है, वो फिर कभी पूरी तरह अंधेरे में नहीं रहता। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन छाया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी छाया को पहचानना शुरू करता है, वैसे ही उसके भीतर एक और संघर्ष जन्म लेता है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें उसकी पुरानी पहचान हिलने लगती है
और उसका अहंकार पहली बार खुद पर सवाल उठाने लगता है। यही वह बिंदु है जहां अगला चरण शुरू होता है और यात्रा और भी गहरी हो जाती है। चैप्टर